अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आप आए। थैंक यू सो मच। Thanks for the time, Arzu ji. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। सर आज हम आपसे सबसे पहले तो खैर मुबारक हो आपको भी और पूरे इंडिया को। आप लोग ऑस्कर में ना सिर्फ ये कि गए हैं बल्कि ऑस्कर मिला भी है, तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद वहाँ पे जो परफॉर्मेंस दी गई लाइव, वो भी बड़ी जबरदस्त किस्म की दिखी। ये और बात है कि वो लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन म्यूजिक की जैसे कहते हैं कोई जबान नहीं होती, तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो हमने देखा और बहुत एंजॉय किया। सर क्या लग रहा है आपको कि अब ऑस्कर तक, खैर इससे पहले भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार पहले भी, मैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो ऑस्कर में भारत पहुंच चुका है। और गुलजार साहब का मेरा ख्याल है कि वो सॉन्ग था जो कि वहां पे सुखविंदर सिंह थे शायद, जिन्होंने ऑस्कर में जाके वो जीता था और गाया गया था वो गाना। तो कैसा लग रहा है सर ये यहाँ तक? और वो लैंग्वेज कौन सी है वैसे, मुझे पहले ये तो बताइए। देखिए आरजू जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। ये गाना है नाटू नाटू। हम्म। तो ये ट्रिपल आर का गाना है और बहुत ही फेमस गाना बना हुआ था। इस पर एक वीडियो वायरल अगर हुआ हो तो पूरी कोरियन एम्बेसी इस पे डांस कर रही थी। तो ये आप ही नहीं बल्कि कोरियंस को भी हिंदी नहीं समझ आती, या मतलब भारत की कोई लैंग्वेज फॉर दैट समझ में नहीं आती। हम्म। तो इस पे जो पूरा जो वो भी डांस कर रहे थे। ये साउथ इंडियन गाना है हमारा, और ये जी। पूरे इंडिया में जो है ये फेमस हुआ गाना। और मैं आपको एक बार बताऊं, ये पहली बार ऐसा है कि जो साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री थी, इसको एक ऐसा टाइम था बॉलीवुड से कम आंका जाता था। हम्म। बॉलीवुड को एक नेशनल फिल्म इंडस्ट्री माना जाता था और साउथ इंडियन को थोड़ा एक नीचे, टॉलीवुड ऐसे करके कहते थे। बट अब जो अ, दो ऑस्कर हम जीते हैं, ये पहली बार हम जीते हैं दो ऑस्कर। पहले आज से हमने कभी दो ऑस्कर नहीं जीते हैं, और दो बड़ी कैटेगरियों में जीते हैं। जो एलिफेंट विस्पर्स अगर आप देखें, मैं कहते हैं बहुत बढ़िया पिक्चर है। मैंने डॉक्यूमेंट्री मैंने सर अभी एक और देखी नहीं। स्लम डॉग मिलियनेयर एक मूवी आई थी, उस हाँ, टाइम पे भी जो है वो ऑस्कर था जी। हाँ, उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। तो हम्म। एक एलिफेंट विस्पर्स और ये जो थी, तो आरजू जी दो बड़ी कैटेगरियों में ऑस्कर जीतना। और स्लम डॉग मिलियनर मिलियनर अगर आप देखिए, थोड़ी सटारिकल पिक्चर थी। वो एक सरकाज़म दिखाती थी, वो इंडिया की अंडरबेली को दिखाने की कोशिश की गई, और जो कि पूरी ठीक नहीं है। उसमें ऐसी कई सारी चीज़ें दिखी गई जो यहाँ होती नहीं है, पर उनको एक इंडिया का बेचारापन, इंडिया की मजबूरी, इंडिया के माहौल को ऐसा दिखाया गया कि इसलिए वो गोरे कूद-कूद के उसको अवार्ड दे रहे थे। पर अब ये जो है, अगर आप ट्रिपल आर देखें तो इसमें इंडिया का नेशनलिज्म, एलिफेंट विस्पर्स, इसमें इंडिया का नेशनलिज्म, महावतों का जो कल्चर है वो दिखाया गया है। इसमें कोई इंडिया की अंडरबेली, इंडिया की कमजोरी, इंडिया की मजबूरी या किसी लाचारी को नहीं दिखाया गया। इट हैज शोन द ब्राइटर साइड ऑफ इंडिया, और हम्म। तब इसको मिला। और ये जो गाना है काफी जगह फेमस हुआ है, काफी इंटरनेशनली ये गाना फेमस हुआ है। इसकी धुन ऐसी है कि हम नाचते हैं। और इसे साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री है उसने एक बहुत बड़ा, वो करीब एक नेशनल खिलाड़ी बन के ही नहीं उभरी है, बल्कि सीधा इंटरनेशनल खिलाड़ी बन के उभरी है। तो ये एक चीज नई इम्पोर्टेंट चीज आई है। और इससे देखिए होता क्या है आजू जी, इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ता है। इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो अब कल्चर है, म्यूजिक है, डांस है, पिक्चर्स है, काफी सारी चीजें, ये इंडिया के कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है, सॉफ्ट पावर को दर्शाती है। और उसी के प्रति एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, मैं इसको एक इम्पोर्टेंट स्टेप मानूंगा। क्योंकि आज दो ऑस्कर मिलना, कोरियन एम्बेसी में इस पे डांस होना, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पे नाटू नाटू चलना। और आपने सही कहा कि मतलब मीनिंग समझ नहीं आता, पर उनके लिए हिंदी भी वैसी, वो उन्हें हिंदी समझ नहीं आती, तो वो हिंदी के गाने भी हिट होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ मंगोलिया जाता था, आज से काफी 10 एक साल पहले की बात होगी। तो वहाँ की लड़कियां थी, वो हिंदी के गाने गाती थी। दुनिया में कितनी मोहब्बत है, दिल्लियों हम्म। में कितनी चाहते, उन्हें समझ नहीं आता था। मुझसे उन दिनों तो इतना नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं था, तो मुझसे वो डीवीडी डीवीडी आती थी, डीवीडी बनाती थी। और वो, आई मीन, दे वर फेनेटिकली इनटू इंडियन सॉन्ग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। मीनिंग उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें बिल्कुल। हिंदी नहीं आती। हम्म। उन्हें उतना ही आता है जितना उस गाने में था। और एक बार मेरे को याद है, मैं कजाकिस्तान में था, तो मैं एक मॉल में गया कुछ लेने, तो वहां चल रहा कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। मैंने, जो मेरे साथ था कजाक, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा ये इंडियन शॉप है कोई? कहता नहीं। मैं कहा कोई हम्म। पाकिस्तानी होगा? कहता नहीं।
मैं कहा ये कहाँ चल रहा, मॉल का जो सेंट्रल सिस्टम है, जो मतलब म्यूजिकल सिस्टम, उस पे चल रहा कजरारे कजरारे तेरे तेरे ने। सही। कहता नहीं, हम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी लाइक इंडियन सॉन्ग्स, वी लाइक इंडियन म्यूजिक। मतलब आरजू जी, पूरे मॉल का जो सेंट्रल म्यूजिक सिस्टम होता है, जिसे पूरे मॉल में सुनाई देता है, कजरारे कजरारे तेरे नैना चल रहा, उन्हें भी समझ नहीं आता, बट दे लव्ड इट सो मच। ये दिन भर चलता था। तो उस दिन मुझे समझ आया कि सॉफ्ट पावर कितनी पावरफुल है, और ये कहाँ कहाँ तक और कितनी दूर तक फैल सकती है। जी सर एक और सॉन्ग बड़ा चला था एक टाइम पे, खैर उसे अवार्ड अवार्ड तो खैर ऑस्कर तो नहीं गया था वो, लेकिन एक कोई कोलोवेरा डी ऐसे करके कुछ था ना, हाँ तो हाँ, वो धनु जी का गाना जी कोलाबे। तो जी कोलोवेरा डी, तो वो बहुत पाकिस्तान में चला था, इतना चला था कि हम लोगों को अभी भी देखते हैं और हमें बड़ा मजा आता है। तो वो ऐसा ऐसा है कि म्यूजिक का, जैसे कहते हैं ना कि म्यूजिक की जबान नहीं होती, तो वो किसी भी लैंग्वेज का हो तो वो अगर आपको अपील करता है तो बस अच्छा होता है। लेकिन सर बिल्कुल सही कहा आपने। अ, सर साथ साथ हम बिल्कुल। अगर बात करें थोड़ा कि इंडियन रेलवे की बात की जा रही है कि जी गिनेस बुक में नाम गया है, तो सर क्या देख रहे हैं आप? साथ साथ जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी बड़ी तारीफें हो रही हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ कर रहे हैं और कभी कहीं के। तो एक तो हम रेलवे पे आपसे जो है वो समझना चाहेंगे कि क्या कैसा लग रहा है और किस तरह से ये हुआ, लेकिन सर साथ साथ आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में भी अब बहुत से लोग कह रहे हैं, मतलब मेरे अलावा बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो क्या चीज आप समझते हैं जिससे मोदी जी जो है वो यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि एक काफी मुश्किल किस्म का रास्ता उन्होंने तय किया है कि गुजरात के सीएम के ऊपर जो जिस तरह के एलिगेशंस लगे वहां से लेकर और यहाँ तक के का सफर के पाकिस्तान से भी लोग कहें कि हमें जो है वो मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। देखिए आरजू जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। शुरुआत करते, देखिए अगर इंडियन रेलवे से शुरुआत करते हैं, इंडियन रेलवे अभी मैं आपको सच बताऊं, मतलब ज़रा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बट इट इज ट्रांसफॉर्मिंग अंडर अश्विनी वैष्णव एंड अंडर द लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी। एक बार अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था, बोला था कि भाई मैं एक प्लेटफॉर्म का कुछ नक्शा लेके मोदी जी के पास दिन में बुलाया था, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक है पर इस पर इम्प्रूवमेंट करो। तो कह रहे, फिर रात को 1 बजे 12 बजे काफी देर से फोन आया मोदी जी का, बोले कि भाई अभी के लिए तो ये ठीक है, मैं 50 साल आगे क्या चलेगा वो लाओ मेरे पास। तो इसमें कहीं ना कहीं 50 साल का विजन है। जैसे एक हमारे पास करीब 9,000 स्टेशन है इंडिया में। मैं रेलवे पे आता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जैसे रेलवे स्टेशन में एक ऐसा जोन बनाओ जिसमें रेलवे के लोग भी जा सके जो ट्रैवल करे, और जो शहर के बाहर से लोग आए वो भी जा सके। तो रेलवे स्टेशन शुड बिकम आल्सो लाइक एंटरटेनमेंट जोन। मतलब ये नहीं कि जो जो जिसको ट्रेन में जाना उसके लिए ही सब चीजें, ताकि शहर से भी बाहर से लोग आ सके। कह रहा जो आपने नक्शा बनाया है अश्विनी जी, बड़ा अच्छा है, अभी के लिए अच्छा है, पर 50 साल डाउन द लाइन ये नहीं चलेगा, तो 50 साल आगे का विजन लेके आइए। ये पहली विशेषता मोदी जी में है, वो हमेशा 50 साल आगे का सोचते, 50 साल आगे की विजन की बातें करते हैं, वो अपने मिनिस्टरों से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और उनसे वो लिटरली उनसे बहुत मेहनत कराते हैं, क्योंकि ही इज नॉट हैप्पी, इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क मास्टर टू वर्क फॉर। मतलब ये दुनिया में बड़े बड़े सीईओ का नाम वगैरह मैं कहता हूँ उनके सामने, तो मोदी जी तो खैर उनसे काफी आगे। इट्स नॉट इजी टू वर्क एंड सेटिस्फाई प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर आप एक बार डॉक्टर जयशंकर का बयान देखिए, उन्होंने कहा यार 5-6 दिनों को, बड़ा फेमस है उनका वीडियो, 5-6 दिनों में इतनी मीटिंग है कि इतने टूर के पूरे टाइम जहाज में सोए, जहाज में तैयार हुए, फिर किया, जी और मैंने फिर देखा वो। दिल्ली आए। आपने फिर दिल्ली आए और सीधा फिर कैबिनेट की मीटिंग थी, फिर सीधे आए और एक कैबिनेट की मीटिंग में गए। तो वो डॉक्टर जयशंकर के, मतलब अब वो तो खैर अपने उस अंदाज में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट मतलब उसको अगर आप देखें, आप ये अश्विनी वैष्णव जी का ये इंटरव्यू देखें, तो इससे पता लगता है ही इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क मास्टर एंड ही रियली गेट्स वर्क डन। अब इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, अब 7-8-9 सालों में ये दिखता है। अब थोड़ा रेलवे के बारे में हल्का सा आपको बताऊं, इंडियन रेलवे इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। Indian Railway consumes 2% of the total power produced in India. इंडियन रेलवे सबसे अमीर कंपनी है आजू जी, क्योंकि जितना लैंड बैंक इंडियन रेलवे के पास है उतनी जमीन किसी के पास नहीं है। करीब इंडिया में 9,000 प्लेटफॉर्म, और मोदी जी का विजन है इन सारे प्लेटफॉर्मों को अपग्रेड करना है। अभी रेलवेज की बात करें तो करीब $25 बिलियन का एफडीआई आया है,
जिसमें करीब करीब $10 बिलियन तो एल्स्ट्रॉम कॉर्पोरेशन से ही आया। अभी यहाँ कोई डीजल इंजन नहीं चलता, कोई स्टीम इंजन नहीं चलता। हाँ, कोई मतलब वो विंटेज ट्रैक्स पे कुछ स्टीम टीम चलाते हैं, बट वैसे कोई इंजन नहीं चलता। सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ऑलमोस्ट 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, सारे इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं। आज हम करीब अफ्रीकन कंट्रीज को 472 इंजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर फ्रॉम। एक टाइम ऐसा था कि हम कुछ मतलब मोदी जी से पहले कुछ ऐसी कंपनियां थी जो डीजल इंजन केवल भारत के लिए बनाती थी, आपको पता है। और एक डीजल इंजन को अगर आप ट्रैक से हटाओ तो करोड़ों रुपए बचाते हो, करोड़ों रुपए। तो हमने क्या आरजू जी किया था, कुछ हम ही बस उनकी प्रोडक्शन हम ही लेते थे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बहुत से लोगों की दुकानें बंद होगी, आज हम एक्सपोर्टर हैं। आज जो हमारी आज अमेरिका की बात करें, आप कनाडा की बात करें, जो वहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है उसके कंपोनेंट इंडिया से बन के जाते हैं, उसके डब्बे इंडिया से बन के जाते हैं। हम आज हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे ट्रेन बनाने वाले हम पहला देश है। हमारी वंदे भारत, जिसे मैं सेमी बुलेट ट्रेन कहूँगा क्योंकि उसकी स्पीड बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सेमी बुलेट ट्रेन। अब बाय नेक्स्ट ईयर एंड विल बी एक्सपोर्टिंग वंदे भारत प्लेटफॉर्म्स टू द होल वर्ल्ड। हमने एक सिस्टम बनाया कॉल्ड कवच। कवच इज अ जो सिस्टम है, जो सिग्नलिंग का सिस्टम है, जिसमें कभी एक्सीडेंट नहीं होता। कवच की डिमांड हमारे पास करीब करीब 40 कंट्रियों से आई है कि जो हमारा जो सिग्नल सिस्टम है वो मैनेज कर रहे हैं। बांग्लादेश के रेलवेज को, काफी कंट्रीज के रेलवे को और उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रिवैम्प कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो ये इंडियन रेलवे के कुछ लैंडमार्क्स है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क दुनिया का यहाँ है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, कुछ चालू हुए, कुछ चालू हो रहे हैं। मीटर गेज टू ब्रॉड गेज कन्वर्जन ऑलमोस्ट सारा हो गया है। और बहुत जल्दी, अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 वंदे भारत, शायद आपसे बात की थी, तो 2 वंदे भारत उन्होंने फ्लैग की थी। तो वंदे भारत की जो डिमांड है बढ़ती जा रही, कंप्लीट रिवैम्पिंग ऑफ हो रहा है रेलवे। और रेलवे में क्या हो रहा है, एक पीपीपी मॉडल, मतलब जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होती है। रेलवे स्टेशनों को एक क्या हो रहा है आरजू जी, रेलवे के पास लैंड है, रेलवे प्राइम जगह पे है। एक नए स्तर के रेलवे स्टेशन जिनका मुकाबला आप एयरपोर्ट से कर सकते हैं, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, वैसे उस लेवल के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। उसमें अंदर शॉपिंग मॉल भी है, उसमें एंटरटेनमेंट भी, उसमें ट्रेन भी है, उसमें होटल भी, उसमें ऑफिस भी है, उसमें कमर्शियल स्पेस भी, उसमें एंटरटेनमेंट जोन भी। और ऐसे बनाया जा रहा है वो, उसमें जो रेलवे के अंदर के लोग हैं उनको भी एक्सेस होगा, जो बाहर शहर के लोग हैं उनको भी एक्सेस होगा। तो रेलवे स्टेशन विल बी टर्न इनटू बोलम तो एंटरटेनमेंट जोन्स इनटू द सिटी। और उससे एक नया कमर्शियल जो अपॉर्चुनिटीज है, मल्टी बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटीज खुल रही है। देखिए, करीब 9-9.5 रेलवे स्टेशन है हमारे पास इंडिया में। अभी हमने 5 से 10 ऐसे मॉडल कर दिए हैं, और प्लान ये है कि इसमें से 70-80% पे ये चीजें लाई जाएंगी। स्तर कम ज्यादा हो सकता है, बट एक रेलवे स्टेशन वो पुराने जमाने का, बाबा आजम के जमाने का रेलवे स्टेशन नहीं रहेगा। इट विल बी ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। और जितना इंडिया ने रेलवे पे काम किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, आज अगर हम रोड नेटवर्क की बात करें, आज हमारे पास सेकंड बिगेस्ट रोड नेटवर्क है दुनिया में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। और हम ऑपरेशन गति शक्ति के अनुसार वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस अवर फ्रेट कॉस्ट। अभी हमारा फ्रेट कॉस्ट करीब 11-12% आता है, और लोवेस्ट जो कॉस्ट है आरजू जी, ये जर्मनी में आता है करीब 4%। ऑपरेशन गति शक्ति जो प्रधानमंत्री मोदी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसके बाद यही कॉस्ट आपकी करीब 7-8% आएगी, 6-7, 6, 5.5, 6-7 ऐसे आएंगी। तो उसके लिए काफी काम हो रहा है। अगर मैं देखूं, जहाँ तक मैं आज इंसिडेंटली पाकिस्तान के बारे में कुछ स्टडी कर रहा था सुबह, तो मुझे पता लगा पाकिस्तान में तो जब से अंग्रेज गए, आपने 1 मीटर रेल पटरी नहीं बनाई। प्लेटफॉर्म भी वही है जो अंग्रेज बना गए, इरिगेशन सिस्टम भी वही है जो अंग्रेज बना गए, पोर्ट भी वही है जो अंग्रेज बना गए, बस आपने ग्वादर बनाया, वो भी चीनियों ने बनाया। तो सर चल भी वही कुछ रहा है सर, हमारे यहाँ चल भी वही कुछ रहा है जो अंग्रेज बना गए। जो हमने खुद बनाया था वो हर बारिश में बह जाता, तो इसलिए वो उस पे बारिश पे आता। और ये चाहे वो फ्लाईओवर्स बनाए हो, चाहे रोड्स बनाई हो, कुछ भी बनाया हो, तो जो अंग्रेज बना गए वो है, जो हम लोग खुद बनाते हैं वो हर बारिश में दूसरा बनाना पड़ जाता है। अरे आरजू जी, मैंने सुना कि लाहौर के आसपास 200 किलोमीटर का जो एरिया था, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करने की सोची गई, पर पता लगा लोगों ने उसकी तारें चुरा ली, वो बिजली के ट्रांसफार्मर फ्यूज चुरा के वो बेच गए। तो ये हो रहा। और ये आपका कौन सा, आपका एक पोर्ट था गड्डी, या मुझे नाम याद नहीं आ रहा, विच वाज नंबर 1 इन शिप ब्रेकिंग।
जी, घाटी पोर्ट है कोई, जी, जी, तो जी, अब हाँ कराची के पहले पास। शिप ब्रेकिंग गुड। में जी, नंबर वन था जी, जी, दुनिया बिल्कुल। में, फिर वो एशिया में हुआ, फिर वो साउथ हुँ, एशिया में, अब लगता है वो काम भी बांग्लादेश ने ले लिया। हुँ, तो मतलब और 2-3 पोर्ट जो ये अंग्रेजों के बनाए हुए, और अब जो ग्वादर है जो भी चालू नहीं हुआ वो चीनियों ने हुँ, बनाया था। तो ना आपने पोर्ट बनाए, ना आपने हुँ, सड़क बनाई, ना आपने रेलवे बनाई, कोई ब्रॉड गेज टू मीटर गेज कन्वर्जन नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ, वही चल रहा है बिल्कुल। अंग्रेजों के जमाने का। और मैं तो आज ये जान के मुझे हैरानी हुई कि जो इरिगेशन सिस्टम है वो भी 1960 का है। कोई ज़मीनें ऐसी जिनके पास दिन में 10-10 दिन में पानी आता है, मतलब 1960 का हुँ, इरिगेशन सिस्टम है। अगर आप उसको बेंचमार्क करें इंडियन रेलवेज़ के साथ, तो जी, आसमान तो आरज़ू जी आसमान ज़मीन से ज़्यादा का फ़र्क है। और जिस हिसाब से रिवैम्पिंग हो रही, जिस हिसाब से रेलवे स्टेशंस को हुँ, मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं, ई-बुकिंग, टिकटिंग, और मतलब मैंने कई सारे वंदे भारत के वीडियोज़ देखे हैं, और काफ़ी हुँ, फॉरेन टूरिस्ट्स ने कहा कि भाई रिवॉल्यूशन है ये। दे मच वंदे भारत टुडे आरज़ू जी technologically and service wise is much better than Eurorail, because Eurorail is again old. Eurorail में बहुत घुमा, सही। इट्स ओल्ड, अब पुरानी हो गई यूरोरेल। पर जो वंदे भारत है, दिस इज एडवांस, दिस इज न्यू, इट हैज लॉट ऑफ जी, सेफ्टी फीचर। हुँ, तो ये चीजें जो मैं कॉन्ट्रास्ट देख रहा हूँ, दो मुल्कों में जो कॉन्ट्रास्ट देख रहा हूँ, ये बड़ा है। और आप हमने पूछा लोग मोदी जी का सफर, देखिए मोदी जी का एक जो पॉलिटिकल बायोडाटा, उसमें 3 चीजें हैं। क्योंकि सर 1 सेकंड लूँगी आपसे, क्योंकि सर ये बहुत बड़ी बात है कि चलें भारत में तो आप लोग कह सकते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनकी तारीफ़ भी कर सकते हैं, आप नाराज़ भी हो सकते हैं उनसे। लेकिन पाकिस्तान में अगर नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके पीछे सब लोग यहाँ पे पड़े रहते थे, अगर वो तारीफ़ें करना शुरू हो गए तो वो मैं समझना चाह रही हूँ कि आपके ख़्याल से एज़ एन इंडियन आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ डिफरेंट है मोदी जी में जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स थे उनसे? देखिए सबसे पहली बात है, एक कहावत है हमारे यहाँ, सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है। हुँ, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव हुँ, ही सत्य है, सत्य ही शिव है। कारण क्या है आरजू जी, देखिए अब मोदी जी की गप ग्लोबल रेटिंग देखिए, इनकी रेटिंग जो बाइडेन से ऊपर आती है अमेरिकन सर्वेज में, जहाँ ये नंबर 1 आते हैं। और हुँ, सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग अभी मोदी जी का ग्लोबल सर्वेज में, अमेरिकन सर्वेज में अमेरिकन पीपल रेट हिम मोर देन जो बाइडेन। इनका रेटिंग नंबर 1 है विद 78% अप्रूवल रेटिंग, और जो बाइडेन नंबर 10 पे आते हैं। अमेरिकन लोग, अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन सर्वे, ये हमने कुछ नहीं किया। इनको इनका इनकी मित्रता, इनकी कूटनीतिक शक्ति, इनकी इकोनॉमिक समझबूझ की तारीफ हर कोई करता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि ये जब छोटे थे तो एक बड़े छोटे और मध्यम वर्गीय परिवार से आते, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए। प्लेटफॉर्म पे इन्होंने चाय भी बेची, और इन्हें गर्व है उस चीज़ का, मतलब ये हुँ, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ से इन्होंने संघ को ज्वाइन किया, ये पहले स्वयंसेवक रहे, प्रचारक का जीवन व्यतीत किया। फिर इन्होंने करीब 15 से 15 एक साल इन्होंने संघ में लगाए। फिर ये 15 साल रहे करीब गुजरात के मुख्यमंत्री, और अब करीब 10 साल हो गए प्रधानमंत्री। अगर इनका पुल्ट ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड देखिए, प्रचारक का ऑर्गेनाइजेशनल हुँ, रोल्स, सीएम का रोल, और ये आपका सीएम का रोल और पीएम का रोल, तो ये करीब करीब 55 से 60, 50 से 55 साल का बायोडाटा आता है, जहां इन्होंने प्रचारक, ऑर्गेनाइजेशन रोल्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रोल्स विद इन बीजेपी, गुजरात सीएम, देन पीएम। इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बायोडाटा किसी का नहीं है भारत में। इन्होंने हर लेवल पे काम किया, ये बस में गए हैं, ये टांगे पे बैठ के गए हैं, इनके पास बस का किराया नहीं था। एक बार कह रहे थे कि मैं प्रचारक था, मैं कहीं उतरा तो कोई मुझे लेने आया नहीं, अब मेरे पास हुँ, जेब में पैसे होते नहीं थे, तो मैं स्टेशन पे बैठा रहा। उसको लगा कि भाई वो आगे होंगे, पहुंच जाएंगे, कह रहा कि मैं पहुंचा नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं। रहते भी किसी के यहाँ थे, खाते भी किसी के घर में, जहाँ रहने की सुविधा थी वहां थी। कह रहे जब वो 3-4, जब मैं वहां पहुंचा नहीं, वो 3-4 घंटे बाद वो आ गया स्टेशन पे देखने की, भाई कहीं वहीं तो नहीं। कह रहा मैं वहीं बैठा रहा। कह रहा मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पैसे होते ही नहीं थे मेरे पास। कह रहा अब भी मैं पैसे जेब में नहीं रखता। आप सर जानते हैं तोशा गुजरात, खाना के लिए भी सर तोशा खाना के लिए भी बहुत तारीफ की जा रही है मोदी जी की। और ये ऐसे व्यक्ति हैं आरजू जी, 5-6 चीजें बताऊंगा इनके व्यक्तित्व में। गुजरात में जो पीएम थे, सीएम थे, जो पैसा मिला वो अपने जो एम्प्लॉय हुँ, उनकी बेटियों की शादी में दे दिया। अपने भाइयों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी आपको हुँ, बताऊं, अपना खाना जो इनके घर में राशन आता खुद खरीदते हैं, हुँ, अपने कपड़े खुद खरीदते हैं, अपना जूता खुद खरीदते हैं, अपना एलपीजी का सिलेंडर खुद खरीदते हैं, अपना चाय, चीनी, तेल, मसाला खुद खरीदते हैं, अपना एक नौकर है उसकी तनख्वाह खुद देते हैं। एक कमरे में अब भी रहते हैं। जब ये गए थे तो वहाँ कुछ 10-15 ट्रक सामान तो पीएम रेजिडेंस से निकलवाया उन्होंने,
कह रहा मुझे सामान का करना कि अब भी एक कमरे में रहते, उसमें कई सारे कमरे, बहुत बड़ा यहाँ था, मैं अंदर नहीं गया, पर जो मैंने लोगों से सुना बहुत बड़ा, मतलब आप मान लीजिए किला है वो, पर एक कमरे में रहते हैं, अपने चाय पानी सबका पैसा खुद देते हैं, कपड़े खुद पहनते हैं। अब इनका कैरेक्टर और एंड इज नॉट करप्टेबल, इनका कैरेक्टर इज इम्पेकेबल, इज नॉट करप्टेबल। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, रात को 3 घंटे सोना, योगा करना, एक नियमित जिंदगी जीना, और पिछले 20-21 सालों से इन्होंने छुट्टी नहीं ली है, पिछले 21 सालों से इन्होंने छुट्टी नहीं ली है। अब ऐसे व्यक्ति जो आपके बेंचमार्क है, हु इज नॉट करप्टेबल, उनके चाल चरित्र पे, उनके आचरण पे, विचार पे, व्यवहार पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, जो अपनी खिचड़ी का पैसा भी खुद भरता है जेब से। तो अब ऐसे लोग जब आते हैं तो उनके नीचे जो लोग आते हैं वो भी वैसे आते हैं। ही कैन डिमांड वर्क बिकॉज ही इज अबव ऑल ऑफ देम, वो वर्क को डिमांड कर सकते हैं क्योंकि वो खुद ऐसे हैं, और उनका जो विजन है वो फ्यूचरिस्टिक है कि आने वाले 50 सालों में क्या होगा। अब जो ये चीज है, जो ये शक्ति है चरित्र की, और ये जो शक्ति है कैरेक्टर की, ये काम में दिखती है, ये देश की उन्नति में दिखती है। और आरएसएस से आते हैं तो आरएसएस का एक है नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। मतलब देखिए, बीजेपी में कोई लोग कहते हैं भाई राइट विंग है, कोई कहता है ये है। देखिए राइट विंग नहीं है, राइट विंग तो हिटलर था, राइट विंग नहीं है, लेफ्ट विंग नहीं है, दे आर वो नेशनलिस्ट्स। और इस नेशनलिज्म से ही काफी लोग दुनिया में घबराते हैं, काफी लोग डरते हैं। ये जो नेशनलिज्म की ताकत है, ये जो सेल्फलेस कंट्री की को सर्व करने की ताकत है, आरजू जी ये ग्राउंड पे दिख रही है, ग्रास रूट लेवल तक जा चुकी है, इतना जा चुकी है कि पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं हमें मोदी चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी हुक्म आते हैं हर एक के ऊपर बिलियंस डॉलर्स के स्कैम है। अब ये तो है कि किसी के पास कितने 100 बिलियन डॉलर का, किसी के पास कितना कम है, स्कैम हर पे, करप्ट हर कोई है। बिल्कुल। अब रोटी खाने का काम, अब तो आप तो खैर उसमें जाएंगे नहीं, वो हर एक को पता दुनिया में जाएगा। और यहाँ एक आदमी है जो अपने दूध और पत्ती के पैसे भी खुद देता है। तो और वो जो चीज दुनिया को दिख रही है, अगर आप देखें इनका जो ये कैरेक्टर दुनिया को दिख रहा है, इनका जो सेल्फलेस नेशन बिल्डिंग दुनिया को दिख रही है, और इंडिया बदल रहा है, इंडिया बदल रहा है। आरजू जी मैं सच कह रहा हूँ, मैं काफी जगह घूमा रहा हूँ, पर मैंने जो 8-9 साल में चेंज देखा है वो कभी नहीं, कहीं नहीं देख रहा। और अब आप देखिए, अब तो लोग कह रहे इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया, सेंचुरीज ऑफ इंडिया। अब ये भी कह रहे कि इंडियन रुपी इज द न्यू डॉलर, ये भी बहुत चीजें कहने लगे। और मोदी जी का एक और चीज बताऊं, मोदी जी का जो मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी दैट्स बेस्ड ऑन चाणक्य। मोदी जी का इकोनॉमिक मॉडल जो है दैट इज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र। ये कई इन्होंने वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल नहीं ले रखा, अगर कि नोट छापो, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर इन्फ्लेशन आए, फिर उधार लो, फिर डेट क्रिएट करो, फिर चलो। आप तो देख रहे हैं कि अमेरिका में बैंक डूबने लगे, और मैं ये आपको बहुत पहले से कह रहा था कि 34 ट्रिलियन अमेरिका का डेट पहुंच गया। अमेरिका की सेविंग्स, द डेट्स हैव क्रॉस द सेविंग्स, और मैं आपके शो पे कह चुका था इट्स अ रेड लाइन इन इकोनॉमिक्स। अब देखिए, और ये हिडनबर्ग है, इसको अदानी तो दिख रहा था, पर अमेरिका के डूबते हुए बैंक नहीं दिख रहे थे। देखिए आपको, देखिए कितना ऑथेंटिक है हिडनबर्ग। मतलब कहते हैं ना, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने। तो ये चलिए वो उसमें नहीं आ जाते आज। मोदी जी का ये जो चाल चरित्र है, ये जो कर्मठ था, ये जो कर्म योग है, ये देश को बना रहा है आरजू जी। दुनिया की, पाकिस्तान छोड़िए, दुनिया की हर कंट्री में ये कहीं ना कहीं से आवाज आ रही है कि हमें मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, वी वांट अ मोदी। बिल्कुल, लेकिन सर पाकिस्तान से आ रही है तो काफी ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंस इसलिए रखती है कि पाकिस्तान से हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोला गया है मोदी जी के लिए। तो अब अगर इस किस्म की बातें ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक कर रही है, बल्कि हमारा मीडिया भी कर रहा है, हमारे कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे समझने की कोशिश की कि क्या ऐसा फर्क है मोदी जी में और बाकी जो आपके प्राइम मिनिस्टर्स गए कि आज पाकिस्तान में उनकी तारीफें की जा रही हैं और उनके जैसा लीडर जो है वो कहा जा रहा है कि हमें भी मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन सर जी, सेल्फलेस नेशनल सर्विस, नेशनल फर्स्ट, चाल चरित्र चित्रण, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। और दैट पावर ऑफ कर्मा, ये जो 21 साल तक छुट्टी नहीं ली आरजू जी, सोचिए 21 साल हो गए आज छुट्टी नहीं ली, और अपने लिए कुछ नहीं बनाया। आप जानते हैं उनकी माँ का स्वर्गवास हुआ था, तो 3 घंटे बाद जाके वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन कर रहे थे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये यू लीड बाय एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से लीड करते हो, ये चीजें होती है। ये नहीं कि आपके साथ जी 500 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, याशा हो रही है, बिल्कुल गुच्ची के जूते पहन रहे हो, आपके भाइयों के पास, आपके नौकरों के खाते में 600 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता, एंड even the CIA and all the intelligence agencies have given a report, Prime Minister Modi is not corruptible,
नॉट बिल्कुल। करप्टेबल। और हम्म। अब तो ये है कि मोदी से दुनिया डरती है कि देखिए अभी यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी थी कि अगर हम्म। पाकिस्तान ने प्रोवोक किया या चाइना हम्म। ने किया तो मोदी विल रिटेलिएट, ये भी जी। सबको पता है। ये चीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई है आरजू जी। अगर आप अपने इंटरेस्ट से आगे नेशन का इंटरेस्ट रखेंगे, अगर आप 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानोगे, तो आप अपनी जिंदगी झोंक दे इसमें, आप अपनी जिंदगी भूल जाए। जैसे हमारे कहते हैं ना, हवन में आहुति का वो सुहा होता है। अगर आप अपना जीवन देश के लिए सुहा कर सकते हैं तो आप मोदी बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में जो है वो तारीफ की जा रही है, और ना सिर्फ ये कि पब्लिक कर रही है, बल्कि ये कि जो सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं वो भी बात कर रहे हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं उनको सुना जा रहा होगा। और शायद पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र मोदी जी से कुछ सीख सकें। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।